इस मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या चीज पढ़ना है थोड़ा समझ लीजिए। इस मध्यकालीन इतिहास में हमको पढ़ना है क्या, हम पढ़ेंगे नागवंश। क्या पढ़ेंगे? नागवंश। इसी में हम पढ़ेंगे सोमवंश। हमने उड़ीसा का सोमवंश पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है, कांकेर का सोमवंश। कांकेर का सोमवंश, ठीक है। चलिए, सोमवंश के बाद हम इसमें पढ़ेंगे क्या, नागवंश हो गया, सोमवंश, ठीक। इसमें हम पढ़ेंगे कलचुरी। क्या पढ़ेंगे? कलचुरी। और कलचुरी के बाद इसमें हम पढ़ेंगे क्या, काकतीय, काकतीय वंश, ठीक है। चलिए, नागवंश में हम दो तरीके के पढ़ेंगे नागवंश। एक आपका फणी नागवंश, फणी नाग, और एक पढ़ेंगे हम क्या, छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश, ठीक है। नागवंश में दो नागवंश, एक फणी नागवंश जो कवर्धा में, और एक छिंदक नागवंश बस्तर में, ठीक। सोमवंश में कांकेर का सोमवंश, और कलचुरी अगर बात करें तो कलचुरी जो है हम, ठीक है, सबके अगर बात करें पूरा काकतीय वंश पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कलचुरी, ठीक। चलिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम इसी सेशन को, ठीक है, आगे बढ़ा के स्टार्ट करते हैं फणी नागवंश, नागवंश के बारे में, ठीक है। चलिए आगे, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें कवर्धा क्षेत्र में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कवर्धा क्षेत्र में एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसको हम बोलते हैं क्या, फणी नागवंश। क्या? फणी नागवंश। दिख रहा है क्या? चलिए, फणी नागवंश। फणी नागवंश के बारे में बात करें तो ये इसका शासन क्षेत्र कहां था, शासन क्षेत्र था कवर्धा, कवर्धा शासन क्षेत्र कौन सा था, कवर्धा क्षेत्र, किसका, फणी नागवंशों का, ठीक। फणी नागवंश अगर बात करें, देखो नागवंश में तो फणी नागवंश और छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश बस्तर, फणी ऊपर कवर्धा, ठीक है, भोरमदेव वाले क्षेत्र पर। चलिए, यहां पर अगर बात करें शासन क्षेत्र में, तो यहां के अगर संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे कौन, अहिराज। कौन थे? अहिराज, ठीक है, कौन थे? अहिराज, ठीक। संस्थापक कौन थे? अहिराज। अगर हम बात करें यहां पर शासकों, शासकों का नाम मिलता है, ठीक है। अगर बात करें एक मड़वा महल शिलालेख, कौन सा शिलालेख, मड़वा महल शिलालेख, मड़वा महल शिलालेख में, ठीक है, 25 शासकों के नाम मिलते हैं, 25 शासकों के, या बोल सकते हैं कि फणी नागवंशों के वंशावली मिलते हैं कहा, मड़वा महल शिलालेख में। क्या मिलते हैं? वंशावली। इसी वंशावली में, ठीक है, संस्थापक क्या देख लिए, अहिराज, ठीक। हम एक शासक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गोपाल देव, गोपाल देव, ठीक है, गोपाल देव। गोपाल देव की बात करें तो ये जो है क्या, छठवें शासक थे, छठवें शासक के रूप में थे कौन, गोपाल देव, ठीक। गोपाल देव के बारे में बात करें तो गोपाल देव ने क्या किया था, भोरम देव मंदिर का निर्माण किया था। कौन सा मंदिर? भोरम देव मंदिर, भोरम देव मंदिर का निर्माण किसने किया था? गोपाल देव ने। भोरम देव मंदिर का निर्माण किया था गोपाल देव ने, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बढ़िया, ठीक। आगे अगर बात करें, भोरम देव मंदिर का निर्माण किया था, ठीक, गोपाल देव ने। और जो भोरम देव मंदिर है, ठीक है, वो कौन सा है, आदिवासी देवता है वहां पर। क्या है? आदिवासी देवता, ठीक है, क्या है, आदिवासी देवता के रूप में, ठीक। चलिए, और
लेकिन अगर हम बात करें कौन है आदिवासी देवता के रूप में, ठीक। आवाज आ रहा है ना आप लोगों को, ऑनलाइन वाले बताइए, आवाज आ रहा है ना, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए ठीक, अगर हम बात करें भोरम देव मंदिर का निर्माण किया था इन्होंने 1089 ईस्वी में, मतलब 11वीं सदी में, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, भोरम देव मंदिर का निर्माण जो है, ठीक, किसने किया था? गोपाल देव ने, आदिवासी देवता है यहाँ पे। चलिए गोपाल देव के बारे में बात करें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा, चलिए ये वाला, ठीक, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये ऐसा। चलिए मैं जब पिछले क्लास में पढ़ा था उसी को मैं आप लोगों के पास डिस्कस कर रहा हूं, वही चीजें हैं। देखो 1089 में भोरम देव मंदिर का निर्माण किया गया था, और ये क्या है, यहाँ आदिवासी देवता है। और ये जो भोरम देव मंदिर बना है वो चंदेल शैली में बना है। कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के जो चंदेल वंश है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, ऐसे स्थापत्य या जितने भी मंदिर बनाए हैं वो एक ही शैली में बनाए, उसको इसके लिए उसको बोलते हैं चंदेल शैली। और ये जो है इसको बोलते हैं हम क्या, नागर शैली, ठीक है। चंदेल ने बनाया, नागर से इसलिए चंदेल शैली हो गया, उसी को हम नागर शैली भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगले शासक हुए कौन, रामचंद्र देव। कौन हुए? रामचंद्र देव। ये अगर हम बात करें तो रामचंद्र देव जो है फणिनाग वंश में ये 24वें शासक थे। कौन शासक? 24वें शासक। और इन्होंने विवाह किया था अंबिका देवी के साथ, और विवाह के पहले ही इन्होंने क्या किया था, एक महल का निर्माण किया था, मड़वा महल का। मड़वा महल कहने का मतलब है एक प्रकार का, ठीक है, मड़वा बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, हाँ, उसको छाने वाला मड़वा, ठीक है। अब वो मड़वा महल में ही क्या किया था, विवाह किया था अंबिका देवी के साथ, और वहीं पर क्या है, शिव मंदिर स्थापित किया था, जिसको दुल्हा देव के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या देव? दुल्हा देव। शिलालेख, मड़वा महल शिलालेख किसका है? रामचंद्र देव का। इसी मड़वा महल शिलालेख में अगर हम बात करें तो पूरा क्या है, आपके शासकों के वंशावली दिया गया है, ठीक। और उन्होंने स्थापत्य में क्या है, छेरकी महल का निर्माण किया था। किसने? रामचंद्र देव ने। गोपाल देव ने भोरम देव मंदिर का निर्माण किया था 1089 ईस्वी में, मतलब 11वीं सदी में, ठीक है। चलिए, और यहां पर छेरकी महल का निर्माण किसने? रामचंद्र देव ने। उसके बाद अगले शासक के रूप में आते हैं मोनिंग देव या भोनिंग देव, ठीक है। ये 25वें शासक है। कौन से? 25वें क्रम के शासक है, फणिनाग वंश का अंतिम शासक। और रायपुर के कल्चर शासक ब्रह्मदेव राय ने इसको पराजित किया था, तो शासन सत्ता को अपने अधीन कर लिया, मतलब पूरे फणिनाग वंश को समाप्त कर दिया, और इसको क्या है, इस क्षेत्र को अपने रायपुर के कल्चर शाखा में मिला लिया। किसने? ब्रह्मदेव राय ने, ठीक है। चलिए ठीक, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां तक आप लोग क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहले याद रखिएगा, है ना, आप क्या पढ़े कि फणिनाग वंश कहां है? कवर्धा क्षेत्र में है, कबीरधाम क्षेत्र में, ठीक है। गोपाल देव ने क्या किया था? भोरम देव मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है। कौन से मंदिर? भोरम देव मंदिर का। और वही रामचंद्र देव की बात करें तो रामचंद्र देव ने पहला अगर बात करें मड़वा महल का निर्माण, और दूसरा छेरकी महल का निर्माण। मड़वा महल का निर्माण क्यों किया गया था? अंबिका देवी के साथ विवाह करने के लिए, ठीक है। बाद में छेरकी महल का निर्माण किया, जहां पे बकरी का गंध आता है, ठीक। चलिए, किसने? रामचंद्र देव ने। और अंतिम शासक हुए कौन? मोनिंग देव। कौन हुए? मोनिंग देव, अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक, ठीक। अच्छा, और एक बात याद रखना है गोपाल देव का। गोपाल देव का एक अभिलेख है, शिलालेख है, जिसको बोलते हैं पुजारी पाली का शिलालेख। पुजारी पाली का शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लेना है आप लोगों को, पुजारी पाली का शिलालेख, ठीक है। ठीक, सभी शासकों को याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसने जो काम किया है उसको उसका इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे अगर बात करें, ठीक है, तो उसके बाद नागवंश में
कौन सा नागवंश? छिंदक नागवंश। ठीक है, छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए छिंदक नागवंशों का यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आपकी कौन सा है, यहां पर तो यहां पर है, ठीक है, क्या, सॉरी, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर है क्या, सोमवंश, कांकेर का सोमवंश बोलते हैं इसको। और बाकी क्षेत्र में अगर बात करें तो ये वाले क्षेत्र में ये वाला पूरा क्या है यहां पर, ठीक है, ठीक, यहां पर अगर बात करें तो इस क्षेत्र में क्या है, शासन किसका है, छिंदक नागवंशों का। किसका है? छिंदक नागवंशों का। छिंदक नागवंश की अगर बात करें बस्तर में, ठीक है, तो थोड़ा सा बस्तर का इतिहास जान लेते हैं हम, बस्तर का इतिहास क्या कहता है। ठीक है, तो पहले तो हम बस्तर का इतिहास जान लेते हैं, बस्तर का इतिहास, ठीक है, बस्तर, फिर बस्तर का नामकरण, बस्तर का नामकरण। बस्तर का इतिहास में थोड़ा समझिए, मैं कहां से लेके आऊंगा आप लोगों को, ठीक है, कहानियों से लेकर मैं आपके पाषाण युग तक आऊंगा। ठीक, चलिए अगर हम बात करें, ठीक है, बस्तर के इतिहास का, तो बस्तर का नाम पहले तो मैं नामकरण देख लेता हूं। ठीक है, चलिए बस्तर के इतिहास में नामकरण है एक दंडकारण्य नाम का। ठीक है, चलिए एक अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक, एक व्यक्ति था, ठीक है, पृथ्वी का प्रथम राजा, राजा विवस्वान, पृथ्वी का प्रथम राजा बोलते हैं इसको, किसको? राजा विवस्वान को। विवस्वान का वंश सुवंशज हुआ कौन? राजा मनु। ठीक है, और मनु का वंश में मनु उसके के पुत्र वो कौन? इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु का पुत्र हुआ दंडक। विवस्वान, विवस्वान को कहा जाता है पृथ्वी का प्रथम राजा। ठीक है, विवस्वान का पुत्र हुआ मनु, जिसको जानते हैं मनु संहिता। ठीक है, वही है राजा मनु, और मनु का पुत्र हुआ इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु का पुत्र हुआ कौन? दंडक। ठीक है, अब यहीं से मैं थोड़ा सा एक याद रखना, शुक्राचार्य, जानते हो दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य। ठीक है, शुक्राचार्य की प्रथम पुत्री थी, उसका नाम था अर्जा। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, अर्जा। ठीक है, अर्जा, ठीक है, अर्जा का अगर बात करें तो उसकी प्रथम पुत्री थी, और उसकी द्वितीय पुत्री का नाम अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए पहली पुत्री के अगर इसी से संबंध है तो इसी से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अर्जा, अर्जा की बात करें तो अर्जा जो है वो क्या थी? नाबालिग थी, मतलब उसकी आयु 14 वर्ष के आसपास थी। ठीक है, बहुत ही सुंदर बालिका थी। बालिका अगर बात करें, सुंदर बालिका थी कौन? अर्जा। ठीक है, अब वहीं पर अगर बात करें तो अगर हम देखें, ठीक है, बस्तरवाल क्षेत्र में, तो बस्तरवाल क्षेत्र में बहुत ज्यादा आसुरी शक्ति पहले से विद्यमान थी। आसुरी शक्ति विद्यमान होने के कारण शुक्राचार्य का निवास स्थल भी वही इस ओर था, दंडकारण्य वाले क्षेत्र में, बस्तरवाल क्षेत्र में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जहां उनका क्या रहेंगे? आश्रम रहेंगे, वहीं उनकी बेटी भी रहेगी। अब उनकी बेटी जो है प्रतिदिन सुबह क्या लेने जाती थी? फूल पत्ते तोड़ने जाती थी। ठीक है, अब वो एक दिन क्या है, उसको वो जो क्षेत्र है वो आश्रम के आसपास बहुत अच्छा लगता था, मनमोहक लगता था, वो कुछ देर वहीं ठहर जाती थी। उसी दौरान दंडक नामक राजा, ठीक है, इक्ष्वाकु का बेटा वहीं से गुजर रहा था, और गुजरते गुजरते, ठीक है, उसका नजर पड़ा किसके ऊपर? अर्जा के ऊपर। ठीक, अब अर्जा को बताया कि उसके पिता को वो क्या कहते हैं, हमें अब उसके पिता मतलब अर्जा के सामने जो शुक्राचार्य की निंदा करने लगे दंडक। ठीक है, और उसकी सुंदरता को देखकर उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। अर्जा ने कहा, मैं अपना जो निर्णय मैं नहीं ले सकती, मेरे पिता ही मेरे भविष्य का निर्णय करेंगे कि विवाह किसके साथ करना है।
तो दंडक बोला कि मैं तुम्हारे पिता को दान देता हूं और मैं तुम्हारे पिता से मैं क्या अनुग्रह करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके साथ क्या करने लगे, जबरदस्ती करने लगे, बलात्कार कर दिया। ठीक है, किसका, अर्जा का। यह बात पता चलता है किसको, शुक्राचार्य को। जब बलात्कार हुआ, खून से लथपथ थी अर्जा, तो अब शुक्राचार्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और गुस्से में दंडक को शाप दे दिया। ठीक है, दंडक को शाप दे दिया कि तुम्हारा जो ये पूरा वैभव है, पूरा राजा है, पूरा महल है, ये पूरा राजमहल एक समय में एक ही क्षण क्या हो जाएगा, पूरा राख बन जाएगा। ठीक है, और बाद में पूरा वैसा ही हुआ। दंडक को शाप मिला, शाप मिलने के कारण दंडक की मृत्यु हो गई और उसके पूरे राजमहल, पूरे सत्ता वन में परिवर्तित हो गए, जंगल में। ठीक है, और वहीं से क्या नाम निकला, दंडकारण्य, दंडक अरण्य। ठीक है, दंडक यहीं अगर नाम मिला गया अरण्य। ठीक है, ठीक, और क्या हो गया, दंडकारण्य हो गया इसका नाम। रामायण में हम ये सब सुनते हैं, दंडकारण्य हो गया, कारण यही था। ठीक है, अब दंडकारण्य इसका ये पूरा क्या हुआ, पूरा जंगल में परिवर्तित हो गया। और आप देखें तो बस्तर के घने जंगल है ना, तो कहीं कहीं मिलता जुलता है। तो देखो कहानियां जो है, हमको थोड़ा बहुत आपको क्या है, कहानियों में थोड़ा सा कनेक्ट करना है, इसीलिए आपको पूरा बस्तर का घना जंगल। ठीक है, क्या हुआ, दंडक नामक राजा थे। ठीक है, उसको श्राप मिला किसके द्वारा, शुक्राचार्य के द्वारा। तो पूरे जंगल क्या हो गए, ठीक है, सॉरी, पूरे राजमहल, पूरे शासन सत्ता, ठीक है, पूरे वैभव, पूरे जंगल परिवर्तित हो गए। इसीलिए इसको बोलते हैं दंडकारण्य। ठीक है, ये थोड़ा सा बस्तर का इतिहास। ठीक, बस्तर का नामकरण थोड़ा सा देख लेते हैं। बस्तर का नामकरण में ठीक है, कहा जाता है कि काकतीय राजा, कौन, काकतीय राजा, काकतीय राजा दंतेश्वरी मैया के बहुत बड़े भक्त थे। अब वो क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। तपस्या से दंतेश्वरी मैया जो है वो प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होने के बाद उनको, ठीक है, काकतीय शासक ने कहा कि आप मेरे साथ हमारे, ठीक है, ग्राम में ही आप विराजमान रहिए। ठीक है, मतलब आप मेरे पीछे पीछे। अब वो क्या हुआ, उनसे प्रसन्न हो गई और दंतेश्वरी मैया ने कहा कि आप आगे आगे चलिए और मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। ठीक, अब जो माता जो है वो पीछे पीछे चलने लगी और एक नदी आया, नदी के बाद रेत, नदी में होता है रेत, तो रेत में क्या हो गए, उनके जो पायल है, ठीक है, उनके पायल के आवाज से वो राजा क्या है, तो माता ने कहा पहले कि आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चलूंगी, लेकिन शर्त ये रहा कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। किससे कहा, राजा से, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अगर पीछे मुड़ के देखे तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगी। ठीक है, अब ये शर्त रखा। अब ये जाने लगे तो नदी आई, नदी में रेत, तो रेत में जो है माता के जो पायल थे वो पायल धंस गए। अब आवाज आना बंद हो गया, तो आवाज आना बंद हो गया तो काकतीय शासक मुड़ के देखने लगे कि माता आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो वहीं से फिर क्या हुआ, अब वो शर्त रखा था माता की, आप अगर मुड़ के देखोगे तो मैं वही स्थिर हो जाऊंगी। तो वहीं पर क्या किए, ठीक है, माता जो है अपने वस्त्र को बिछाकर, ठीक है, वहीं विराजमान हो गई, स्थिर हो गई। इसी के कारण नाम पड़ा क्या, बस्तर, वस्त्र को बिछा दिया। ठीक है, यहीं से इसका नाम पड़ा क्या, बस्तर कहा जाता है। दूसरा कहानी नियम ये मिलता है कि यहां पर जो है बांस बहुत ज्यादा मिलते हैं और बांस के तल में, ठीक है, बांस के तल में लोग निवास करते थे। क्या करते थे, निवास। इसीलिए इस बांस तल को क्या कहा गया, अपभ्रंश रूप में बस्तर कहा गया। ठीक है, नामकरण। ठीक, ये तो जानते हैं बस्तर, पहले तो बता दिया कि कैसे हुआ कहानियां। ठीक है, माता जो है क्या करी थी, आ रही थी, मतलब जो है काकतीय राजा से माता प्रसन्न हुए और बोले कि आप जो है आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूं। ठीक है, तो अब उन्होंने शर्त रखा माता ने कि भाई तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अगर तुम पीछे मुड़ के देखे तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगी। ठीक, और वैसी रेत में क्या हुआ, चलते गए तो माता का पैर जो रेत में
धस गया, रेत में मतलब रेत में हो गया, और पायल भी रेत में धस गया था, तो आवाज आना बंद हो गया। तो आवाज आना बंद हो गया, उसके बाद से काकतीय शासक ने मुड़ के देखा कि आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो उनको पता चलता है कि वो आ रही थी, लेकिन शर्त जो रखा था वो क्या गया, काकतीय शासक शर्तों के अनुसार माता ने वही अपने वस्त्र बिछा लिए, और वही बस्तर कहलाए। वस्त्र बिछा के क्या कहिए, ठीक है, वही विराजमान हो गए, ठीक। उसी का नाम पड़ा क्या, आपका बस्तर, ठीक है। चलिए, और बासतल में निवास करने के कारण इसको क्या कहा जाता है, बस्तर कहा जाता है, कहा गया है, ठीक है। ऐसा है ये नामकरण में, ठीक। अब थोड़ा सा बस्तर का इतिहास की बात करें तो हम देख लेते हैं ये कहानियों में, किंवदंतियों में, ठीक है। एक इतिहास अगर बात करें तो मध्य पाषाण काल का इतिहास में, ठीक है, मध्य पाषाण काल हमने देखे थे, तो जितने भी पाषाण काल में जितने भी स्थल मिले हैं वो बस्तर से ही मिले हैं। आपको याद हो, चाहे आप भातेवाड़ा, राजपुर, ठीक है, आप घाट लोहान, गढ़ चंदेला, आप जितने भी स्थल देखो मध्य पाषाण काल में, एक को छोड़कर, ठीक है, किसको, कबरा पहाड़ को छोड़कर, बाकी सभी के सभी क्या है, आपके बस्तर में है, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। ये महत्व है बस्तर का। और बस्तर में वैसे ही क्या किए, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए छिंदक नागवंश, क्या छिंदक नागवंश कैसे आया, ठीक है। चलिए, छिंदक नागवंश कैसे आया उसको थोड़ा सा बता रहा हूं, ठीक। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा अगर बात करें, ये विंध्याचल पर्वत क्या है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत की बात करें तो यहां पर ये क्या है, विंध्याचल पर्वत है। और ये वाला क्षेत्र है आंध्र का, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है, आंध्र तेलंगाना, ये आंध्र तेलंगाना क्षेत्र है। आंध्र तेलंगाना वाले क्षेत्र में अगर बात करें तो ये जो है, ठीक, ये कहा जाता है कि आंध्र तेलंगाना वाले क्षेत्र यहां पर गए होंगे, उसके बाद गुप्तों से पराजित होकर वे वापस आ गए, और वापस कहां, बस्तर में निवास करने लगे होंगे, ठीक है, ये माना जाता है, ठीक। और यही क्या हुए, छिंदक नागवंश, ठीक है, यही क्या हुए, ये एक नए वंश का उदय हुआ जिसको बोलते हैं क्या, छिंदक नागवंश, ठीक। छिंदक नागवंश कहां है, बस्तर में, छिंदक नागवंश कहां है, बस्तर में, ठीक है। चलिए, छिंदक नागवंश में अगर बात करें तो इसका शासन क्षेत्र, ठीक है, शासन क्षेत्र कहां कहां था, शासन क्षेत्र था चक्रकोट, चक्रकोट यही अभ्रंश रूप में चित्रकोट है, भ्रमरकोट, ठीक है, बस्तरा क्षेत्र, और बारसूर शासन क्षेत्र में इनका, इसका छिंदक नागवंशों का। छिंदक नागवंशों का अगर बात करें शासनकाल, शासन अवधि, शासन अवधि, तो शासन अवधि की बात करें तो शासन अवधि है कब से कब तक, 1023 से कितना, 1324 ईस्वी तक इनका शासन क्षेत्र, ठीक है, इनका शासन क्षेत्र। अगर हम बात करें संस्थापक, या संस्थापक बोल सकते हैं, आप प्रथम शासक बोल सकते हैं, संस्थापक यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, प्रथम शासक के रूप में यूज हुआ है। तो प्रथम शासक के रूप में हम अगर देखें तो यहाँ पर प्रथम शासक के रूप में कौन है, तो प्रथम शासक के रूप में कौन है, नृपति भूषण, कौन है, नृपति भूषण, ठीक है। अब देखो नृपति भूषण जो है, चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज है इनमें। अगर बात करें तो ये जो छिंदक नागवंश है, छिंदक नागवंश, ये जो छिंदक नागवंश है, ठीक, अगर हम बात करें तो इनके ध्वजा में क्या क्या है, एक तो सर्प चिन्ह है, सर्प चिन्ह, ठीक। और इनके मुद्रा में अगर बात करें तो मुद्राओं में बाघ और बाघ शावक,
बाघ और बाघ शावक का चित्र है। ठीक है, चलिए राज चिन्ह अगर बोल सकते तो बाघ और बाघ शावक जो है, बाघ का शावक, ठीक है, ये अगर बात करें तो ये राज चिन्ह है। किसके राज चिन्ह है? काकतियों के राज चिन्ह है। ठीक है, चलिए अलग अलग समय में इनकी राजधानियां बनी। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें, ठीक, छिंदक नागवंश, तो छिंदक नागवंश का, ठीक है, प्रथम राजधानी की बात करें तो राजधानी बनाया था इसको, किसको? बारसूर को, बारसूर। ठीक है, राजधानी बना बारसूर। ठीक, बारसूर, वही दंतेवाड़ा वाला बारसूर। ठीक है, चलिए ठीक, अब आगे देखें इसके शासकों के बारे में। चलिए शासकों के नाम दे देते हैं। शासकों में कौन कौन से शासक थे? शासकों में आपको याद रखना है कैसे, ठीक है, चलिए आपको ट्रिक से याद रखना है। पहले तो आपको याद रखना है शासक के नाम, ठीक, उसके बाद उसका ट्रिक कैसे जमाना है पहले बता रहा हूं। पहला शासक नृपति भूषण, 10 शासकों के बारे में जानकारी रखना है। नृपति भूषण, ठीक है, उसके बाद धारावर्ष, जगदेव भूषण धारावर्ष, ठीक है, ठीक, मधुरांतक देव, उसके बाद सोमेश्वर देव प्रथम, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव प्रथम, ठीक है, नृपति भूषण, धारावर्ष, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव, कन्हर देव, ठीक है, ठीक। उसके बाद अगर बात करें जगदेव भूषण, ठीक है, जयसिंह देव, कन्हर देव के बाद जयसिंह देव, उसके बाद आएंगे राज सिंह देव, ठीक है, जय सिंह राज सिंह, ऐसा याद रखना। जय सिंह देव, जय सिंह देव, फिर राज सिंह देव, जय सिंह देव, फिर राज सिंह देव। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, चलिए उसके बाद जगदेव भूषण, ठीक है, सोमेश्वर देव द्वितीय, ठीक, सोमेश्वर देव द्वितीय, ठीक है, सोमेश्वर देव द्वितीय, ठीक, चलिए जयसिंह देव, फिर राज सिंह देव, फिर जगदेव भूषण, ठीक, सोमेश्वर देव, एक मिनट, राज सिंह देव, सोमेश्वर देव बोलते हैं इसको। चलिए जगदेव भूषण, यहां पर राज सिंह देव, यहां पर आएंगे फिर सोमेश्वर देव, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, राज सिंह देव, फिर सोमेश्वर देव द्वितीय, ठीक है, यहां पर सोमेश्वर देव द्वितीय, फिर यहां पर आएंगे, ठीक है, जगदेव भूषण, कन्हर देव द्वितीय, कन्हर देव द्वितीय, ठीक है, कन्हर देव द्वितीय, ठीक, ठीक। उसके बाद अच्छा एक मिनट यार, नरसिंह देव आएगा तभी तो कन्हर देव आएंगे। चलिए नरसिंह देव याद रखना है, जगदेव भूषण, नरसिंह देव, फिर कन्हर देव आएंगे, नरसिंह देव, नरसिंह देव, फिर आएंगे कौन? कन्हर देव, कन्हर देव द्वितीय, फिर आएंगे हरीश सिंह देव, हरीश सिंह देव, ठीक है, हरिश्चंद्र देव, हरीश सिंह देव नहीं, हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव, ठीक है, ये रहेगा शासकों के नाम। इसको ट्रिक में जमाना है, ठीक है, ट्रिक कैसे याद रखना है ट्रिक में, ठीक है, तो ट्रिक याद रखना है कैसे भी, कैसे जी, तो पहले याद है भू, भू, धा, मा,
सो कजरा, ठीक है। कजरा नर कही, कजरा जही है, कजरा नर कही, ठीक है। भू धाम सो, यहां पर कजरा जही भी कर सकते हो, ठीक है। कजरा जही, कजरा जही कर सकते हो उसको, जही कैसे याद रखना है? भूधाम से कजरा जही, भूधाम सो कजरा जही। आप लोग को अगर याद करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, भूधाम सो कजरा जही। भू मतलब नृपति भूषण, धाम मतलब धारावश, म मतलब आपका मधुरांतक देव, सो मतलब सोमेश्वर देव प्रथम, ठीक है। क मतलब कन्हर देव प्रथम, ज मतलब जयसिंह देव, रा मतलब राजसिंह देव, ठीक है। उसके बाद ज मतलब जगदेव भूषण नरसिंह देव, उसके बाद आएंगे एक याद रखना कन्हर देव, उसके बाद हरिश्चंद्र देव, ठीक है। कजरा जही, ज और ह के बीच में का आता है, ठीक है, यहाँ पर का, ठीक। तो इसको याद नहीं रखना है, बस कजरा जही ऐसा याद रखना, ठीक। चलिए, शासकों का पहला नाम अगर बात करें तो पहला नाम ही हम देखते हैं क्या? नृपति भूषण। क्या देखते हैं? नृपति भूषण, ठीक है। नृपति भूषण, नृपति भूषण की बात करें, नृपति भूषण में तो छिंदक नागवंशों का, छिंदक नागवंशों का प्रथम शासक, छिंदक नागवंशों का प्रथम शासक, ठीक है। उल्लेख कहां मिलता है? तो उल्लेख मिलता है कहां? ठीक है, बस्तर के एर्राकोट, एर्राकोट शिलालेख, शिलालेख, ठीक है। कब? 1023 ईस्वी में, इसीलिए यहीं से काउंटिंग होता है ना। 1023 ईस्वी में एर्राकोट शिलालेख है। अगर हम बात करें तो इनका पहला तेलुगु शिलालेख है। ये क्या है? तेलुगु शिलालेख। एर्राकोट शिलालेख क्या है? एक तेलुगु भाषा में लिखा हुआ शिलालेख है। बाकी सब संस्कृत आएंगे, ठीक है, संस्कृत और देवनागरी लिपि होगा, ठीक। एर्राकोट शिलालेख क्या है? तेलुगु शिलालेख है। नृपति भूषण, नृपति भूषण के बाद है कौन आएंगे? धारावर्ष, कौन आएंगे? धारावर्ष, ठीक है। जगदेव भूषण धारावर्ष बोलते हैं इसको, ठीक। मैं सीधे धारावर्ष के नाम से ही मैं बताऊंगा, ठीक। चलिए, धारावर्ष की बात करें तो धारावर्ष, ठीक है, वृद्धावस्था में शासक बना, ठीक है। वृद्धावस्था में शासन सत्ता प्राप्त किया, शासन सत्ता प्राप्त किया, मतलब वृद्ध हो चुके थे, ठीक है। चलिए, इनका जो पुत्र था, कौन? पुत्र सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव। इतनी इसकी पत्नी का नाम देते हैं, इनकी पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था गुंड महादेवी, गुंड महादेवी। और गुंड महादेवी से उत्पन्न पुत्र का नाम था क्या? सोमेश्वर देव प्रथम, ठीक है। इनकी बहन का अगर बात करें तो इनका बहन का नाम था मासिक देवी। क्या था? मासिक देवी, ठीक है। बहन का नाम था क्या? मासिक देवी, ठीक। चलिए, धारावर्ष की अगर कहानी अगर देखें, ठीक है, तो ये जो धारावर्ष के समय इसके प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है, महामंडलेश्वर थे, ठीक है। एक व्यक्ति महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर जो है के रूप में, ठीक है, एक पद है ना, क्या है? पद, महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर के रूप में कौन है? चंद्रादित्य। कौन है? चंद्रादित्य, ठीक है। इस चंद्रादित्य ने बारसूर में, इनकी राजधानी कहां है? बारसूर। तो बारसूर में इन्होंने क्या किया? तालाब का निर्माण करवाया, तालाब का निर्माण किसने? इस महामंडलेश्वर चंद्रादित्य ने, ठीक है। कहा जाता है कि चंद्रादित्य एक पहले शासक के रूप में रहा होगा और बाद में ये धारावर्ष के अधीनता को स्वीकार कर लिया होगा, किसने? चंद्रादित्य ने। और धारावर्ष ने बाद में इसको महामंडलेश्वर की उपाधि या पद दिया होगा, ठीक है, पद दिया होगा, ठीक।
बासुर में क्या तालाब का निर्माण किया चंद्रादित्य ने, और इसी तालाब में इन्होंने चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर का निर्माण किया। चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने? चंद्रादित्य ने। ठीक है, तालाब के किनारे बहुत सारा तालाब का निर्माण किया था। ठीक है, चंद्रादित्य ने। और चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर का निर्माण किया किसने? चंद्रादित्य ने। और चंद्रादित्य क्या था? एक महामंडलेश्वर था। ठीक है, कई बुक में सामंत गलत हो जाता है, महामंडलेश्वर सामंत के ऊपर वाला पद होता है। ठीक है, चलिए धारावर्ष अब थोड़ा सा समझिए, है ना। अब चंद्रादित्य अब नहीं थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहां पर धारावर्ष क्या है? वृद्ध हो चुका है, क्योंकि वृद्धावस्था में खुद वो शासक बने 60 साल की उम्र में। अब वो जो है क्या है? अब वो शासन सत्ता जो है अब करने की स्थिति में वो नहीं है। ठीक है, कौन? ठीक है, चलिए 1000 इसका अगर बात करें तो 1042 से 1061 तक। ठीक है, 1060-61 तक, 60 तक बोल सकते हैं। ठीक है, इसको 60 कर लो। क्यों 60 कर रहा हूं? बता रहा हूं। ठीक है, चलिए 1060 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। किसने? धारावर्ष में। ठीक, अब इस स्थिति में जब वो बना था तो 50-60 55-60 तो हो ही गया था, है ना। अब 20 साल और हो गए, मतलब 80 साल के धारावर्ष है, और उनका बेटा बहुत छोटा है अभी। ठीक, तब उन्होंने क्या किया? अपनी बहन मासिक देवी को बोला कि जब तक हमारा सोमेश्वर देव, ठीक है, युवावस्था नहीं हो जाता, युवा नहीं बन जाता, ठीक है, युवा नहीं हो जाता, तब तक काल शासन सत्ता को संभाल के रखिए। किसने कहा? मासिक देवी। ठीक है, मासिक देवी से धारावर्ष में। ठीक है, तो जो है मासिक देवी जो है कुछ समय के लिए क्या बने? शासिका। मासिक देवी जो है, मासिक देवी क्या बनी? शासिका। और संरक्षण, किसका संरक्षण किए? ठीक है, सोमेश्वर देव की। शासन की बात करें तो 1061 से 1064 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? शासन किया मासिक देवी ने। ठीक है, अब थोड़ा समझिए। अब ये जो बस्तर वाला क्षेत्र था, जैसा कि मैंने शासन क्षेत्र बताया था। ठीक, चलो यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्या बताया था, देखो। अगर हम बात करें, ठीक है, 2 शाखा थी। किसकी 2 शाखा? छिंदक नागवंशों की 2 शाखा। ठीक है, 2 शाखा। इस 2 शाखा में अगर बात करें, किसके? छिंदक नागवंशों की 2 शाखा। ठीक है, चलिए ठीक, 2 शाखा। एक शाखा थी किसका? चक्रकोट का, चक्रकोट शाखा। और एक शाखा किसका था? भ्रमरकोट शाखा, भ्रमरकोट शाखा। चक्रकोट शाखा में अभी धारावर्ष है। ठीक है, नृपति भूषण है, सब इनके क्या होंगे? चक्रकोट शाखा में। भ्रमरकोट शाखा की बात करें तो भ्रमरकोट शाखा में एक व्यक्ति जिसका नाम था मधुरांतक देव। ठीक है, मधुरांतक देव। अगर बात करें मधुरांतक देव का, तो मधुरांतक देव वो मूल शाखा के नहीं थे, वो आए हुए थे। ठीक है, और नागवंश से कोई संबंध नहीं था इसका। ठीक, अब वो क्या किया? अब मासिक देवी जो शासिका थी, जो महिला थी, अब उनको सहा नहीं गया कि चक्रकोट जैसे क्षेत्र पे एक महिला शासन कर रही है। उसने बाद क्या किया? उस महिला को अपदस्थ करके उस शासन क्षेत्र को, चक्रकोट को हथिया लिया। किसने? मधुरांतक देव ने। भू धाम सो ना, भू मतलब नृपति भूषण, धाम मतलब धारावर्ष, म मतलब मधुरांतक देव। ठीक है, अब उसको क्या है? अपना लिया। किसको अपना लिया? ठीक है, चक्रकोट को अपना लिया। किसने? मधुरांतक देव ने। अगला शासन इसी के बारे में बात करते हैं। अगला शासन इसी के बारे में बात करते हैं। मधुरांतक देव अगर बात करें तो मधुरांतक देव ये मूल नागों से पृथक नागवंश था, पृथक नागवंश था। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कैसे ये मूल नागवंश से पृथक नागवंश से? देखो, चक्रकोट के जितने भी शासक थे उनके ध्वज में सांप का चिन्ह था, और राजमुद्रा में बाघ और बाघ शावक का चित्र था। लेकिन इसके अगर बात करें तो इसके ध्वजा में
इसके ध्वजा में एक और एरावत का चिन्ह था, चिन्ह अंकन था, और एक और अगर बात करें तो क्या था, कमल कदली पत्र थे, कमल कदली का चिन्ह था, कमल कदली का चिन्ह। ठीक है, मतलब ये क्या थे, भ्रमरकोट शाखा के मधुरांतक देव थे। चक्रकोट शाखा की अगर बात करें तो क्या मिलता था, बाघ, शावक, ठीक है, और सर्प चिन्ह मिलते थे। लेकिन उससे ये क्या है, विभिन्न है। क्या मिल रहा है, एरावत का चिन्ह मिल रहा है, कमल कदली का चिन्ह मिल रहा है, मतलब ये मूल नाग से पृथक नागवंश था। कौन, मधुरांतक देव। ठीक है, इनका शासन अगर बात करें तो ये क्या थे, भ्रमरकोट शाखा के थे, भ्रमरकोट शाखा के शासक थे। ठीक है, इनका ताम्रपत्र अगर बात करें तो इनका ताम्रपत्र मिलता है, कौन सा ताम्रपत्र, राजपुर ताम्रपत्र। राजपुर ताम्रपत्र से यह ज्ञात होता है कि इन्होंने राजधानी बनाया था, किसको, राजधानी बनाया था राजपुर को, राजपुर। ठीक है, राजपुर जगदलपुर, राजपुर जगदलपुर को इन्होंने क्या बनाया था, राजधानी। ठीक है, राजपुर जगदलपुर को इन्होंने क्या बनाया था, राजधानी। क्लियर, ठीक है, आ रहा समझ में क्या हो रहा है। मूल नाग से पृथक नागवंश था, नागवंशों की दो शाखा बताया था, मतलब नागवंश का, मतलब छिन्नक नागवंशों का दो शाखा, एक चक्रकोट शाखा जो उनकी मूल शाखा थी, दूसरा भ्रमरकोट शाखा जो ये मधुरांतक देव जैसे जो लोग रहते थे। ठीक है, चलिए, ठीक। अब भिन्नता कैसे हो गई, देखो यहां पर जो है चक्रकोट के जो है वो लक्षण कैसे है, क्या होना, ध्वजा में सांप का चिन्ह होना, राजमुद्रा में बाघ और बाघ शावक का चिन्ह होना। लेकिन इस चिन्ह से विपरीत है इस शक के, भ्रमरकोट शाखा के। ठीक है, क्या है, मधुरांतक देव के ध्वजा में एरावत का चिन्ह, एक और कमल कदली का चिन्ह। कालांतर में सोमेश्वर देव प्रथम ने मधुरांतक देव के ऊपर आक्रमण कर, ठीक है, चक्रकोट के साथ साथ भ्रमरकोट पर भी अधिकार कर लिया, भ्रमरकोट पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, यहां पर देखो मधुरांतक देव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ताम्रपत्र राजपूत ताम्रपत्र, ठीक है, राजधानी राजपुर बनाया। कालांतर में सोमेश्वर देव प्रथम ने मधुरांतक देव के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है ना, चलिए, अब जैसे ही सोमेश्वर देव प्रथम ने मधुरांतक देव के ऊपर आक्रमण किया, चक्रकोट उनके हिस्से तो आया, भ्रमरकोट भी अब सोमेश्वर देव प्रथम के हिस्से आ गया। ठीक है, ठीक, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद शासक हुए कौन, सोमेश्वर देव प्रथम। कौन हुए, सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम क्या हुए, शासक। ठीक, सोमेश्वर देव प्रथम क्या हुए, शासक हुए। ठीक है, चलिए, सोमेश्वर देव प्रथम की बात करें तो सोमेश्वर देव प्रथम ने उपाधि धारण की थी, उपाधि। ठीक है, कौन कौन सी उपाधि, एक तो महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, परम भट्टारक। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा यहां पर अगर बात करें तो यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, कौन सा, मधुरांतक देव वाले में, तो मधुरांतक देव ने एक उपाधि धारण की थी। ठीक है, मधुरांतक देव ने एक उपाधि धारण की थी, क्या, उपाधि। ठीक है, उपाधि धारण की थी किसका, भोगवती पुरेश्वर का, भोगवती पुरेश्वर। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा और आ जाइए। अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग का छिंदक नागवंश से, तो छिंदक नागवंश जो है वो क्या करते थे, एक उपाधि धारण करते थे, उपाधि, क्या का उपाधि, भोगवती पुरेश्वर की, भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे।
चलिए, उपाधि धारण करते थे महाराजाधिराज परम भट्टारक का। ठीक है, चलिए, उपाधि क्या, महाराजाधिराज परम भट्टारक उपाधि धारण करते थे। ठीक, कौन, सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम का एक अगर बात करें तो राजधानी, इन्होंने राजधानी बनाई किसको, ठीक है, तो भोगवतीपुर या चक्रकोट को। ठीक है, चक्रकोट या भोगवतीपुर इसी को बोलते हैं। ठीक है, भोगवतीपुर। ठीक, भोगवतीपुर या चक्रकोट। ठीक है, चलिए, माता थी इनकी माता कौन, गुंड महादेवी। पहले ही बता चुका हूं, धारावश की पत्नी थी गुंड महादेवी। इनका अगर बात करें तो एक अलग से क्या है, शिलालेख है, एक अलग से शिलालेख है। कौन शिलालेख, तो याद रखें आपको, नारायण पाल शिलालेख, नारायण पाल शिलालेख, नारायण पाल शिलालेख किसका है, गुंड महादेवी का। ठीक है, नारायण पाल शिलालेख। ठीक, चलिए, माता थी कौन, गुंड महादेवी। ठीक है, इनका अभिलेख की बात करें, शिलालेख या अभिलेख, अभिलेख का तो कुरुषपाल अभिलेख या शिलालेख, कुरुषपाल शिलालेख। ठीक है, कुरुषपाल शिलालेख में अगर बात करें तो कुरुषपाल शिलालेख। ठीक है, चलिए, इसका अगर बात करें तो इसका एक क्या थे, ठीक है, चलिए, सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक, कुरुषपाल शिलालेख, इस शिलालेख के अनुसार, ठीक है, इन्होंने मधुरांतक देव को परास्त किया, देव को पराजित किया था, पहले ही बता चुका हूं, हाँ या ना। ठीक है, चलिए, ठीक, उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, तो इन्होंने ये पराजित किसके साथ हुआ, तो ये पराजित हुआ था, एक थे कलचुरी शासक, यहीं पर बीच में क्या है, अभी कलचुरी शासन है। ठीक है, ये तो बस्तर वाले में है, लेकिन मध्य क्षेत्र में कौन है, रतनपुर क्षेत्र में कौन है, अभी कलचुरी शासन है। ठीक है, कलचुरी शासक में कौन है, इसके शासन, इसके समकालीन शासक, इसके समकालीन शासक है कौन, जाजल्य देव प्रथम। ठीक है, कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम ने, कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम ने सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित किया था, सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित किया था, एवं सोमेश्वर देव की मंत्रियां, सोमेश्वर देव की मंत्रियां एवं रानियों को कैद कर लिया। ठीक, रानियों को कैद कर लिया। अब कैसे छुड़ाया होगा, तो गुंड महादेवी ने क्या किया, जाजल्य देव प्रथम के आगे अनुरोध किया कि वो उनके पुत्रों, उनके मंत्रियों और उनके बहुओं को छोड़ दे। ठीक है, तो गुंड महादेवी के अनुरोध पर, गुंड महादेवी के अनुरोध पर ठीक है, अनुरोध पर जाजल्य देव ने सबको छोड़ दिया। देखो, ऐसे दिलदार थे बेचारे, कौन, जाजल्य देव प्रथम। ठीक है, ठीक, ऐसा क्रूरता नहीं था, कलचुरियों में ऐसा कोई क्रूरता नहीं था कि क्रूर करके हत्या कर दे, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। ठीक है, क्रूरता नहीं था। ठीक, चलिए, देखो, बंदी बना लिया था लेकिन छोड़ भी दिया। ठीक है, ऐसे शासक कहां मिलेंगे। ठीक है, कि एक माता की विनती को सुन लिए। ठीक, चलिए, अगर हम बात करें सोमेश्वर देव की पत्नियां, 3 पत्नियां थी, पत्नियां अगर बात करें तो 3 पत्नियां थी। ठीक, कौन कौन से, एक का नाम था गंगा महादेवी, दूसरा थी धारण महादेवी, और तीसरी पत्नी थी सोमल महादेवी। ठीक है, धारण महादेवी से ही उत्पन्न पुत्र का नाम था कन्हार देव प्रथम।
इसके बाद से शासक बनेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, चलिए क्या बोला था, हाँ चलिए 3 पत्नियां थी, गंग महादेवी, धारण महादेवी और सोमल देवी। ठीक है, धारण महादेवी से उत्पन्न पुत्र का नाम था क्या, कन्हर देव। ठीक, चलिए पुत्र का नाम था सोमेश्वर देव के प्रथम के पुत्र का नाम, तो पुत्र का नाम था क्या, कन्हर देव, कन्हर देव। अच्छा, शासन काल की बात करें तो इसका शासन काल था 1060। चलिए ठीक है, चलिए ठीक। कन्हर देव की बात करें, अच्छा सोमेश्वर देव की बात करें तो इसका एक सेनापति था, सेनापति का नाम था यशोराज प्रथम, यशोराज प्रथम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यशोराज प्रथम ने किसका सेनापति था, सोमेश्वर देव प्रथम का सेनापति कौन था, यशोराज प्रथम। यशोराज प्रथम ने 6,96,000 ग्राम जीते थे। मतलब एक प्रकार से कौन जीता, सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव कहा जाता है कि 6,96,000 ग्राम इनके अधीन थे। ठीक है, 6 लाख क्या, हमारे यहाँ अभी की अगर बात करें तो क्या है, 20,000 कुछ गांव है कि नहीं है। ठीक है, 20,000 समथिंग कुछ गांव है ना। तो 6 लाख जो है अतिशयोक्ति होगी, कई इतिहासकार बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, अतिशयोक्ति है 6,96,000 ग्राम होना। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि 6,96,000 ग्राम जीते थे। ठीक है, 6,96,000 ग्राम के स्वामी थे कौन, सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक, चलिए इनके कुछ स्थापत्य हैं। स्थापत्य में पहला अगर बात करें, ठीक है, चलिए जो गोंड महादेवी थी वो बहुत विष्णु भक्त थी। ठीक है, गोंड महादेवी मतलब इसकी मैया है ना, इसकी माता। ठीक, हाँ वो वाला याद आ गया। ठीक है, वो मेरी मैया वाला। ठीक है, चलिए अब इसकी माता थी कौन, गोंड महादेवी। और गोंड महादेवी जो है वो क्या थी, विष्णु भक्त थी। उनकी विष्णु भक्ति को देखकर उन्होंने नारायण पाल में विष्णु मंदिर का निर्माण किया। ठीक है, पहला नारायण पाल में विष्णु मंदिर का निर्माण, नारायण पाल में विष्णु मंदिर का निर्माण, विष्णु मंदिर का निर्माण। दूसरा स्थापत्य या दूसरा वो बात का निर्माण किया था अपनी, ठीक है, पत्नी के गंग महादेवी के लिए। ठीक है, गंग महादेवी के लिए, ठीक है, बारसूर में 32 मंदिर का निर्माण, 32 मंदिर का निर्माण। चलिए 32 मंदिर के बारे में अगर बात करें तो ये जो मंदिर है वो जुड़वा मंदिर है। मतलब 2 मंदिर है, 2 मंदिर के गर्भगृह में क्या है, ठीक है, शिवलिंग स्थापना है। और ये जो है 32 खंभों में ये क्या है, ठीक है, टिका हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं 32 मंदिर। कहां, बारसूर में 32 मंदिर का निर्माण, स्थापत्य किसने किया था, सोमेश्वर देव प्रथम ने, ठीक है, करवाया था। चलिए एक मैंने आप लोगों को बताया था चंद्रादित्य ना, थोड़ा सा वहां पर थोड़ा चले जाइए। चलिए धारावश वाला, यहां पर चंद्रादित्य ने, ठीक है, तालाब बनवाए, मंदिर बनवाए, एक गार्डन भी बनवाया था बेचारा, उसको भी याद रख लो, उद्यान गार्डन भी बनाया था। ठीक है, क्या, चंद्रादित्य नंदनवन के नाम से। ठीक है, किसने, चंद्रादित्य ने। ठीक है, चलिए क्या देख रहे थे, सोमेश्वर देव। चलिए सोमेश्वर देव, ठीक है, उसके बाद अगला शासक हुए कौन, कन्हर देव। कौन हुए, अब इसके पास छोटे मोटे शासक हैं, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्हर देव प्रथम किसका पुत्र है भाई, तो सोमेश्वर देव प्रथम का पुत्र है कन्हर देव। इसकी माता का नाम धारण महादेवी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपके पिता का नाम, जी इनके पिता का नाम है क्या, इनके पापा का नाम क्या है,
सोमेश्वर देव प्रथम ना, सोमेश्वर देव प्रथम। मम्मी का नाम क्या है इसके, तो माता का नाम है धारण महादेवी, मम्मी का नाम है इसका धारण महादेवी। ठीक, चलिए ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, तो इनका जानकारी उल्लेख कहां मिलता है, तो सबसे पहले कहां मिलता है, सोमेश्वर देव के कुरुषपाल अभिलेख में, कुरुषपाल शिलालेख। ठीक है, तो इनके जो दादी थी कौन, गुंड महादेवी है ना भाई, ग्रैंड मदर कौन थी, गुंड महादेवी थी। तो गुंड महादेवी का एक शिलालेख मिलता है, कौन सा, नारायण पाल शिलालेख। ठीक है, यहां पर भी जिक्र है नारायण पाल शिलालेख में। और एक है राजपूत ताम्रपत्र में भी इनका जिक्र मिलता है, राजपूत ताम्रपत्र में। ठीक है, किसका, कन्हार देव का, कन्हार देव प्रथम का। ठीक, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा याद रखना है, जो कलचुरी शासक थे, कलचुरी शासक, कलचुरी शासक, कलचुरी शासक कौन, पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगपाल देव ने कन्हार देव को परास्त किया था, पराजित किया था, कन्हार देव को पराजित किया था। ठीक है, हराया था किसने, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगपाल देव ने। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक, चलिए, पराजित किया था। ठीक है, चलिए हो गया पराजित। ठीक है, इनकी रामलीला समाप्त। चलिए अगला शासक भूधामसो कजरा। ठीक है, जय सिंह देव कौन आएंगे अब, जय सिंह देव। भू मतलब नृपति भूषण, धा मतलब दारावश, मां मतलब मधुरांतक देव, सो मतलब सोमेश्वर देव, क मतलब कन्हर देव, ज मतलब जयसिंह देव, राम मतलब राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। ठीक है, चलो कुछ नहीं, जानकारी कहां से मिलती है इसका, तो जानकारी मिलता है, जानकारी के स्रोत है सोनारपाल अभिलेख से। ठीक है, सोनारपाल अभिलेख, जानकारी कहां से मिलता है, सोनारपाल अभिलेख। ठीक है जी, चलिए जयसिंह देव की जानकारी मिलता है सोनारपाल अभिलेख से। चलिए उसके बाद अगला शासक जयसिंह देव हो गया, उसके बाद राजभूषण, राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। ठीक है, अगला शासक राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। ठीक, चलिए इसी के समय अगर बात करें, ठीक है, करीब करीब 1208 ईस्वी के करीब है इनका शासनकाल। ठीक, चलिए शासनकाल नहीं याद रखेंगे इसमें चलेगा, जो चीज बता रहा हूं वो चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इसका जानकारी अगर मिलता है कहां से, तो इनके इसका जानकारी मिलता है इनका कौन सा, बारसूर शिलालेख से, बारसूर शिलालेख। बारसूर शिलालेख से ज्ञात होता है कि बारसूर में, ठीक है, बारसूर में, बारसूर में अधिकतर मंदिरों का निर्माण, अधिकतर मंदिरों का निर्माण, अधिकतर मंदिरों का निर्माण इन्हीं के समय हुआ था, इन्हीं के समय हुआ था। देखो अधिकतर मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय हुआ है, किसके, राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय के। ठीक है, चलिए अच्छा आपको पता है कि माउंट भांजा मंदिर जो है क्यों बनाया गया था, माउंट भांजा मंदिर, माउंट भांजा मंदिर किसका प्रतिरूप माना जाता है, तो ये माना जाता है किसका, ठीक है, ये कहां है, बासुर में है ना। ठीक है, ये माना जाता है रावण और मरीच का, मारीच
रावण और मारीच, जानते हो ना ये कौन है? ठीक है, मारीच का, ठीक है, भांजा था कौन? रावण। ठीक, रावण ने क्या किया था? सीता हरण के लिए मारीच को बोला था कि मामा आप बनिए हिरण, और ऐसा वैसा हिरण नहीं, ठीक है, कि आप जो है उस हिरण से बहुत ज्यादा अलग रहें, सोने का चमकते हुए ऐसा हिरण बने। ठीक है, तो मारीच ने क्या किया? वैसे हिरण बना। ठीक है, और सीता को कहां? कुटिया से बाहर लेके गए, ठीक है, सीताहरण के लिए। ठीक, और वहीं से क्या हुआ? सीताहरण हो गई। ठीक है, सीताहरण कर लिए। ठीक, मतलब क्या होता है कि उस हिरण को लेकर सीता जो है क्या होती है? ठीक, प्रभावित होती है, और लक्ष्मण को बोलती है कि मुझे, राम को बोलती है कि मुझे वही हिरण चाहिए। तो राम चला जाता है वन को, उसके बाद से लक्ष्मण भी उनके पीछे चले जाते हैं, और कुटिया में अकेले रहते कौन? सीता माता, और सीता माता का हरण होता है। ठीक, चलिए, बासुर में अधिकतर मंदिरों का निर्माण इन्हीं के समय हुआ था। किसके समय? राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय के समय, 1208 ईस्वी के समकालीन समथिंग इसका शासनकाल था। ठीक, चलिए, उसके बाद जगदेव भूषण नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, जगदेव भूषण नरसिंहदेव। ठीक है, अब ये जगदेव भूषण नरसिंहदेव क्या है? ठीक है, तो इसका याद रखना 1208 से शासनकाल 1224। 1224 ईस्वी में इनका एक क्या मिला है? ठीक है, अभिलेख मिला, शिलालेख मिला, जिसको बोलते हैं दंतेवाड़ा, ठीक, स्तंभ लेख। क्या मिलता है? दंतेवाड़ा स्तंभ लेख। जानकारी क्या मिलता है? दंतेवाड़ा स्तंभ लेख। क्या मिलता है? दंतेवाड़ा स्तंभ लेख। किसका? नरसिंहदेव का। ठीक है, जगदेव भूषण नरसिंहदेव। ठीक, कहा जाता है कि ये जो उपासक थे, उपासक माणिक्य देवी, माणिक्य देवी के उपासक थे। कहा जाता है कि संभावता यही जो है, संभवता माणिक्य देवी ही दंतेश्वरी देवी है। माणिक्य देवी ही क्या है? दंतेश्वरी देवी है। ठीक है, चलिए, उपासक क्या थे? माणिक्य देवी का। कौन? जगदेव भूषण, ठीक है, नरसिंहदेव हो गया। अब कन्हारदेव द्वितीय। ठीक है, कुछ ज्यादा शासनकाल कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आपको उतना याद नहीं रखना है। क्या क्या चीज याद रखनी है? एक तो कन्हारदेव, कन्हारदेव द्वितीय। ठीक है, कन्हारदेव द्वितीय याद रखना है। कुछ शासनकाल इसमें है नहीं, कुछ खास है नहीं इनके शासनकाल में। उसके बाद याद रखना है हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव। ठीक है, शासनकाल। चलिए, ठीक है, उल्लेख। तो उल्लेख कहां होता है? तो इसका उल्लेख होता है कहां? तेमरा सती लेख, जो 1324 ईस्वी में, ठीक है, मिला गया था। ठीक, जानकारी के अनुसार जो काकतीय शासक थे, काकतीय शासक अन्नम देव ने हरिश्चंद्र देव को पराजित किया। ठीक है, चलिए, और पराजित करने के बाद हरिश्चंद्र की पुत्री चमेली देवी, कौन थे? चमेली देवी। हरिश्चंद्र की पुत्री थी चमेली देवी। चमेली देवी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। कौन? अन्नम देव। ठीक है, चमेली देवी ने अन्नम देव के ठीक है, चमेली देवी ने अन्नम देव के विवाह प्रस्ताव को क्या कर दिया? ठुकरा दिया तथा
अन्नम देव के साथ संघर्ष करते हुए मारी गई, संघर्ष करते हुए मारी गई। कौन? चमेली देवी। ठीक है, आज भी जो है ये लोक गाथा के रूप में, बस्तर की लोक गाथा के रूप में प्रचलित है चमेली देवी का। ठीक है, चलिए आज भी लोग जो है लोक गाथा के रूप में चमेली देवी का वर्णन करते हुए गाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। नागवंश का अंतिम शासक अगर बात करें तो ये अंतिम शासक कौन? अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। ठीक है, अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। उल्लेख कहां? 13वें सती लेख में। ठीक, चलिए ये आपके क्या हुए प्रमुख शासक। कौन कौन होता है? नृपति भूषण, उसके बाद धारावश, उसके बाद मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हा देव प्रथम, जयसिंह देव प्रथम, राजभूषण, सोमेश्वर देव द्वितीय, उसके बाद ठीक है जगदेव भूषण नरसिंह देव। ठीक, उसके बाद कौन? कजरा देव, कन्हा देव। ठीक है, कन्हा देव ना। उसके बाद हरिश्चंद्र देव। ठीक है, ये आपके क्या है शासक। अब इसमें जो बताना है वो महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, महत्वपूर्ण अभिलेख बताना है। ठीक, क्या महत्वपूर्ण अभिलेख इसमें दिख रहा है? महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, चलो महत्वपूर्ण अभिलेख में कौन कौन सा? तो पहले आपको याद रखना है, पहला कौन सा? एर्राकोट अभिलेख। एर्राकोट अभिलेख। एर्राकोट अभिलेख किसका है? तो ये है किसका? नृपति भूषण, नृपति भूषण का एर्राकोट अभिलेख। तेलुगु अभिलेख है, 1023 में मिला था, मतलब 1023 में वर्ण अभिलेख का अगर बात करें तो अभिलेख खुदवाए थे। ठीक है, जानकारी मिलता है। ठीक है, क्या है? छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले या बस्तर पाए जाने प्रथम तेलुगु अभिलेख कौन सा है? एर्राकोट अभिलेख। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा क्या मिला है? ठीक है, धारावर्ष का मिला है? नहीं। ठीक, चलिए अच्छा धारावर्ष का अगर बात करें तो मिला है धारावर्ष का बारसूर अभिलेख। धारावर्ष का बारसूर अभिलेख, बारसूर अभिलेख मिला है भाई, धारावर्ष का बारसूर अभिलेख। तीसरा कौन है? मधुरांतक देव, मधुरांतक देव का। ठीक है, मधुरांतक देव का राजपूत ताम्रपत्र मिला है, मिला है ना? मधुरांतक देव का क्या मिला है? राजपुर ताम्रपत्र मिला है। इससे यह ज्ञात होता है कि राजपुर को उन्होंने राजधानी बनाए थे। चौथा धारावर्ष का बारसूर अभिलेख, मधुरांतक देव का राजपुर ताम्रपत्र। वहीं सोमेश्वर देव का अगर बात करें, सोमेश्वर देव का कौन सा? पुरुषपाल अभिलेख, पुरुषपाल अभिलेख। ठीक है, चलिए पांचवा सोमेश्वर देव के बाद कौन है? सोमेश्वर देव के बाद आपको याद रखना है गुंड महादेवी का। एक मिनट यार, इसको ऐसा कर लेता है। ठीक है, उल्टा पुल्टा हो रहा है क्या? ठीक है, ऐसा याद रखना है। ठीक, ये अगर बात करें नृपति भूषण, नृपति भूषण ये शासक। ठीक है, इसका अगर मिला था कौन सा? एर्राकोट अभिलेख। क्या मिला है? एर्राकोट अभिलेख। धारावर्ष का बारसूर अभिलेख, मधुरांतक देव का राजपूत ताम्रपत्र, सोमेश्वर देव का पुरुषपाल अभिलेख। वही गुंड महादेवी की बात करें तो गुंड महादेवी का ठीक है कौन सा? नारायणपाल शिलालेख, नारायणपाल शिलालेख। ठीक है, ये सब स्थान का नाम है ना, जो मिला है वो सब अभिलेख जो है स्थान के नाम है। छठवा गुंड महादेवी। उसके बाद ठीक है जयसिंह देव, जयसिंह देव का सोनारपाल, सोनारपाल अभिलेख, जयसिंह देव का सोनारपाल अभिलेख। ठीक, ये महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, चलिए सातवां राजभूषण का अगर बात करें, राजभूषण देव, राजभूषण की बात करें तो सोमेश्वर देव द्वितीय। राजभूषण
सोमेश्वर देव। द्वितीय की बात करें तो इसका भी मिला है क्या, बारसूर शिलालेख। क्या मिला है, बारसूर शिलालेख। ठीक है, चलिए उसके बाद 8वां, ठीक, कौन सा, एक शासक है नरसिंह देव। ठीक है, नरसिंह देव का, जगदेव भूषण नरसिंह देव, जगदेव भूषण नरसिंह देव, नरसिंह देव का इसका मिला है कौन सा, तो दंतेवाड़ा स्तंभ लेख। क्या मिला है, दंतेवाड़ा स्तंभ लेख। वहीं 9वां याद रखना है आप लोगों को, हरिश्चंद्र देव का, हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव का मिला है कौन सा, तो टेमरा सती अभिलेख, टेमरा सती लेख, टेमरा सती लेख। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण क्या है, अभिलेख है, ये आपके महत्वपूर्ण अभिलेख है। ठीक, निपति बेसर का एर्राकोट अभिलेख, धारावर्ष का बासुर अभिलेख, मधुरांतर देव का राजपुर ताम्रपत्र, सोमेश्वर देव का पुरुषपाल अभिलेख, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए गुण महादेवी का नारायणपाल शिलालेख, जयसिंह देव का सोनारपाल, जयसिंह देव का सोनारपाल, राजभूषण देव का बारसूर, बारसूर में 2 धारावर्ष और ठीक है सोमेश्वर देव द्वितीय, जगदेव भूषण नरसिंह देव का दंतेवाड़ा स्तंभ लेख, हरिश्चंद्र देव का टेमरा सती अभिलेख। ठीक, ये महत्वपूर्ण क्या है, आपके अभिलेख है। ठीक, चलिए इससे क्या है, आपके छिंदक नागवंश ये क्या हुआ, कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कांकेर के सोमवंश। ठीक है, कुछ देर में ही, चलिए याद हो जाएगा जी। ठीक है, करना है आपको याद। ठीक, चलिए उसके बाद हम देखेंगे क्या, कांकेर का सोमवंश। सोमवंश जैसे उड़ीसा का सोमवंश देखे थे वैसे ही कांकेर का सोमवंश देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कांकेर का सोमवंश में, क्या चीजें रही है। ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग क्लेरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कांकेर का सोमवंश, कांकेर का सोमवंश अगर बात करें, ठीक है, चलिए इसके शासन क्षेत्र अगर बात करें तो शासन क्षेत्र कहां था, कांकेर वाले में, शासन क्षेत्र कहां, कांकेर में। ठीक, कहां, कांकेर। और नीचे कौन शासन कर रहे हैं अभी, तो नीचे शासन कर रहे हैं कौन, आपके छिंदक नागवंश, कांकेर। ठीक है, चलिए संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे कौन, अहिराज, सॉरी अहिराज बोलो, सिंहराज। ठीक है, नाम जो है एक जैसा है, अहिराज जो है वो कवर्धा के फणी वंश का है ना। ठीक है, चलिए सिंहराज, संस्थापक कौन, सिंहराज, सिंहराज संस्थापक। ठीक, चलिए सिंहराज कौन हुए, सिंहराज संस्थापक हुए। चलिए ठीक है, चलिए सिंहराज के बारे में अगर बात करें तो जानकारी स्रोत, जानकारी स्रोत कहां से मिलता है, तो जानकारी स्रोत मिलता है, ठीक है, किससे, ठीक है, चलिए जानकारी स्रोत मिलता है सिहावा, सिहावा अभिलेख से। ठीक है, सिहावा ताम्रपत्र से, सिहावा ताम्रपत्र कर्ण राज्य का, किसका है, कर्ण राज का सिहावा ताम्रपत्र। ठीक है, चलिए पहला। दूसरा अगर बात करें भानुदेव का कांकेर शिलालेख, भानुदेव का कांकेर शिलालेख ऐसा लिख सकते हैं इसको, कांकेर शिलालेख, कांकेर शिलालेख किसका है, भानुदेव का। ठीक है, भानुदेव का कांकेर शिलालेख। ठीक, तीसरा अगर बात करें तो तीसरा है क्या, ठीक है, तहनका पार, ठीक है, अभिलेख ताम्रपत्र, तहनका पार, तहनका पार, ठीक है, क्या अभिलेख ताम्रपत्र,
तहनकापार ताम्रपत्र, 2 ताम्रपत्र है, 1 शिलालेख है। ये है पंपराज का, किसका है? पंपराज। अब ये लोग है कौन? ठीक है, तो ये लोग है कौन, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। ठीक, तो चलिए सिंहराज क्या हुए? संस्थापक या इसका पहले शासक सिंहराज। सिंहराज के बाद कौन हुए? व्याघ्रराज, कई बार इसको बाघराज बोलते हैं, बाघराज, व्याघ्रराज या बाघराज। ठीक है, बाघराज के बाद कौन हुए? वोपदेव हुए। शासक कौन हुए? वोपदेव। अब वोपदेव के बाद जो है ये अपने 3 पुत्रों में शासन को बांट दिए। वोपदेव ने अपने 3 पुत्रों में शासन को बांट दिए। 3 पुत्रों में एक का नाम था कर्णराज, एक का नाम था कृष्णराज और एक का नाम था पंपराज। पंपराज, कर्णराज, कृष्णराज, पंपराज। कर्णराज का तो समझ लें कि सिहावा ताम्रपत्र है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में ये जो है उद्भव हुआ था। ठीक है, 13वीं 14वीं शताब्दी बोल सकते इसको। अगर सोमवंश अगर बात करें तो ये क्या थे? 13वीं 14वीं शताब्दी में ये राजवंश का उदय हुआ। मतलब ये राजवंश कांकेर में थे। ठीक है, कांकेर बाले क्षेत्र में। ठीक है, चलिए 3 शासन क्षेत्र में बांट दी, कर्णराज, कृष्णराज और पंपराज। सिहावा की बात करें तो तहनकापार ये बालेबाल क्षेत्र आता है, सिहावा धमतरी वाला क्षेत्र आता है, कांकेर कांकेर वाले क्षेत्र में। ठीक है, चलिए चलो ठीक। कृष्णराज के बाद जो है शासक हुए कौन? जयतराज। कृष्णराज के बाद शासन कौन हुए? कांकेर में जयतराज। ठीक है, और जयतराज के बाद सोमचंद्र। कौन हुए? सोमचंद्र। और सोमचंद्र के बाद हुए कौन? भानुदेव। भानुदेव शासक हुए। कर्णराज, कृष्णराज, पंपराज। कृष्णराज का पुत्र जयतराज। ठीक है, जयतराज का सोमचंद्र, सोमचंद्र का भानुदेव। भानुदेव का ही हमको अभिलेख ताम्रपत्र मिला है, अभिलेख मिला कांकेर, कांकेर से भानुदेव का कांकेर शिलालेख। अब थोड़ा समझिए क्या क्या लिखा हुआ है। कर्णराज का सिहावा में अगर बात करें तो इसके सिहावा ताम्रपत्र में लिखा हुआ है कि यह वोपदेव का क्या है? पुत्र है, वोपदेव का पुत्र है। कांकेर के शिलालेख में क्या लिखा हुआ है कि भानुदेव के पूर्वज कृष्णराज के रूप में माने गए हैं, जो वोपदेव का पुत्र था। ठीक है, उसका पुत्र कौन था? जयतराज। जयतराज का पुत्र सोमचंद्र हुआ, सोमचंद्र के बाद शासक कौन हुए? भानुदेव। ये लिखा हुआ है कांकेर शिलालेख में। पंपराज का नाम आता है, ठीक है, जो कहा इसका आता है तहनकापार ताम्रपत्र में, तहनकापार बालोद, तहनकापार ताम्रपत्र, तहनकापार ताम्रपत्र में जिक्र है किसका? पंपराज का। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना इसका। अब कौन है? सिंहराज। इनके क्या आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिहावा ताम्रपत्र, कांकेर शिलालेख और तहनकापार ताम्रपत्र। किसका किसका ये पूछा जाता है? सिहावा कर्णराज का, कांकेर देखो वोपदेव ने अपने पूरे शासन क्षेत्र को एक बाले वाला एरिया ले लीजिए, एक धमतरी वाला एरिया ले लीजिए और एक कांकेर वाला। इन तीनों शासन क्षेत्रों में कौन थे? सोमवंश थे। ठीक है, जिसको कांकेर का सोमवंश कहा जाता है। वोपदेव ने अपने बेटों में विभाजित कर दिया। ठीक है, कांकेर में कौन है? कृष्णराज है, सिहावा में कौन है? कर्णराज है, और बचा बालोद के तहनकापार में कौन? पंपराज। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए ये रहा आपका कांकेर का सोमवंश। ठीक है, छोटे छोटे राजवंश में ये आपके क्या रहे? सोमवंश, सोमवंश रहे। सोमवंश देख लिए, फणी नागवंश देख लिए, छिंदक नागवंश देख लीजिए, देख लिए हैं, है ना? ठीक है, अब हम इसके बाद हमारा क्या बचेगा? मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको काकतीय, और काकतीय के बाद कलचुरी। ठीक है, ये 2 बड़े बड़े आपके क्या राजवंश है। पहले काकतीय पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या? कलचुरी। ठीक है, चलिए कलचुरी बहुत बड़ा पोर्शन है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। इसको हम क्या करते हैं, सेशन को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आगे क्लास हम ठीक करेंगे, ठीक, कल।